नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मेरा नाम नीरज है और एक बार फिर से कोरोना की दस्तक कहें, आहट कहें, आशंका कहें या डर कहें, भारत में भी आ गया है। लगातार बैठकों का दौर और कोविड प्रोटोकॉल पालन करने की बातचीत कही जा रही है। दरअसल ये चीन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कोरोना का प्रकोप देखने को मिला है। लाखों की संख्या में वहाँ केस आए हैं, ऐसी खबरें हैं। हालांकि वहाँ के डेटा को कितना बिलीव किया जाए, लोग कह रहे हैं इससे भी ज़्यादा केसेस हो सकते हैं और अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बहुत चिंता की बात जाहिर की जा रही है कि ये जो नया वेरिएंट इस बार आया है ना BF7, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये BA5 से म्यूटेट होकर बना है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसको फैलने में बहुत कम समय लगता है, कुछ घंटे लगते हैं और ये बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए चीन में नंबर बहुत ज़्यादा है, लाखों की तादाद बताई जा रही है और उसकी वजह से डर है क्योंकि पूरी दुनिया में ट्रैवल में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। तो चीन की समस्या है और कुछ और देशों में इसकी देखने को मिली मुश्किलें, जैसे जापान में भी है, US में, साउथ कोरिया में, उन जगहों पे भी इसके काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये डर और ये आशंका एक बार फिर से कोरोना ने अपना वही माहौल बनाया जिसमें हमको निकलने में काफ़ी वक्त लगा है। तो इस बार जो ये डर है हमारे सामने, क्या हम इससे लड़ने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, क्योंकि हमने वैक्सीनेशन करा लिया है और तैयारी ज़्यादा है कह सकते हैं आप, क्योंकि 2-3 बार का एक्सपीरियंस है। दूसरा, हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी भी बहुत हुई क्योंकि बहुत लोगों को कोरोना पहले और दूसरे तीसरे राउंड में हुआ भी था। तो इसको कितना गंभीर समझे, इससे लड़ने के लिए हमारी क्या तैयारी है और इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या हमको और सतर्कता रखनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, इस सब चीज़ों को आज हम समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें बहुत परेशान किया है। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप उस स्थिति में फंसें उससे पहले अपने आप को आप सुरक्षित कर लें हर तरीके से, जो सरकार भी चाह रही है। उसने लगातार बैठकों का दौर जारी है और प्रोटोकॉल की बात कही जा रही है। तो इसीलिए जागरूकता के लिए, समझाने के लिए, समझने के लिए, इसकी गंभीरता को आंकने के लिए ये शो हम आज कर रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान है, डॉक्टर्स का एक पैनल है और उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं BLK मैक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा, साथ ही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत जी हमारे साथ हैं। अमेरिका से डॉक्टर रवि गोडसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी और स्टार इमेजिंग पैथ लैब के डायरेक्टर समीर भाटी साहब हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सूर्यकांत जी, आपसे शुरू करना चाहता हूं मैं। कितना गंभीर है ये मामला? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ऑलरेडी ये पता चल गया है कि बहुत गंभीर है। चाइना में तो प्रेडिक्शन है कि अगले 3 महीने में करीब 80 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो सकते हैं और बहुत सारे लाखों लोगों की मृत्यु हो सकती है। लेकिन हमारे लिए इसलिए गंभीर है क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि कोविड हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आता है। अच्छा, कोविड के ट्रांसमिशन के लिए, कोविड को यात्रा करने के लिए ना तो अपना पासपोर्ट चाहिए ना वीज़ा चाहिए, वो हमारे और आपके पासपोर्ट से ही ट्रैवल करता है। तो हमें ये इसलिए चिंता का विषय है कि पिछली बार भी इंटरनेशनल ट्रैवलर के थ्रू हमारे यहाँ भारत में आया था कोविड-19 और इस बार भी पूरी आने की संभावना है। तो पहले जैसा मैंने कहा कि हवाई अड्डे पे आएगा, फिर बस अड्डे तक जाएगा। तो ऐसा ना हो कि हमें बस अड्डे पे काबू करना पड़े, इसको हवाई अड्डे पे ही काबू करने की जरूरत है। इसलिए हमारी चिंता का विषय है और हमको लगता है भारत सरकार समीक्षा कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज समीक्षा की है, प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत तौर पे समीक्षा की है। तो हमें ऐसा लगता है कि तैयारियां और ये सब निगरानियों की जो बात है वो चल रही है। लेकिन हाँ, ये बात आपने ठीक कहा कि सरकार अपने इंतजाम करेगी, लेकिन संस्थाओं को अपने इंतजाम करने होंगे और व्यक्तिगत रूप से हमें अपने इंतजाम करने होंगे। तो जो हमारी 5 मूल मंत्र थे हमारे पुराने, की TTT यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, और इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही 5 मूल मंत्रों से हमने पिछले 2.5 साल में कोविड को बहुत मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है और अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। और हमारा देश उन सब देशों की स्थिति से बहुत बेहतर है क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के कारण भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और हर्ड इम्यूनिटी के कारण भी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी हमें सजग रहना है। हाँ, डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, बचना जरूरी है। स्क्रीन पे जो इस वक्त आपको BF7 के लक्षण दिख रहे होंगे कि शरीर में दर्द, सिर में दर्द, उल्टी, दस्त, जुकाम, नाक बहना, नज़ला, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो
इस मौसम में, ठंड के मौसम में बहुत होती हैं। तो ये पढ़ के आप तुरंत घबरा मत जाइएगा कि अरे कहीं BF7 तो नहीं, क्योंकि हमारे गले में खराश है, कमज़ोरी है, थकावट है, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो होते हैं। तो इस ये बताए इसलिए जा रहे हैं क्योंकि लक्षण वही हैं, लेकिन इसको देख के आप एकदम घबरा जाएं, डर जाएं और तुरंत एकदम पैनिक करें, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए शो किया जा रहा है समझने के लिए। डॉक्टर गोडसे, अमेरिका में भी केसेस मिल रहे हैं, चिंता है आप लोगों को कि नहीं है चिंता? बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। मतलब अमेरिका में तो केसेस बड़े हैं, फिर चिंता नहीं है? फिर भी चिंता नहीं है। हम उसके साथ जीना है। अभी क्या अच्छा। करेंगे? पुराने पैतरे बार बार करके, मतलब एक बार सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बार बार उसको दोहरा के क्या फायदा है? अभी चाइना ने 3 साल लॉकडाउन किया था, अभी चाइना का क्या हाल है? अभी भी हम लोग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। एक बात पे हम लोग कहते हैं कि उसकी R वैल्यू 18 हो सकती है। 18 लोगों को लक्षण आने के पहले वो फैला सकता है। फिर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन करके हम लोग उसमें क्या, मतलब उससे क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं मिलेगा। पहला तो मैं ये कहूंगा कि भारत में कुछ तीसरी लहर वगैरह नहीं आएगी। ये जो BF7 है वो भारत में पहले ही आ चुका है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट BA5 का है, BA5.2.1.7। तो इंडिया इसे पहले ही जूझ चुका है। मुझे डर है ना, मोहब्बत से डर नहीं, थप्पड़ से डर नहीं लगता, मुझे मोहब्बत से डर लगता है कि लोग सोच के कुछ उल्टा सीधा कर देंगे और ऐसे कुछ कदम उठाएंगे जिससे कोविड को कुछ तकलीफ नहीं होगी, हमें तकलीफ होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ हाई रिस्क जो लोग हैं उनके ऊपर ध्यान रखो और उन्हें बचाओ। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं? टेस्ट करेंगे, ट्रेस करेंगे, आइसोलेट करेंगे, प्री करेंगे, कॉश करें, वो सब करेंगे। और क्या ढूंढेंगे? गब्बर को ढूंढ रहे। और गब्बर ढूंढ लिया, उसके बाद करेंगे क्या? करेंगे भाग जाएंगे। हम लोग रामलाल और अहमद मियां है घोड़े पे बैठे वाले। जय और वीरू है क्या हमारे पास? अगर मैं आपको एक पेशेंट देता हूं जिसको मानो है ओमिक्रॉन BF और हाई रिस्क है, आप ट्रीटमेंट क्या करोगे उसका? निर्मा ट्रेलविल लेके आओ, एनसी ट्रेलविल लेके आओ, एव्यूशेल लेके आओ, रेमडेसिविर 3 दिन का प्रोटोकॉल बनाओ। जो हाई रिस्क है उनको ट्रीट करो, बाकी लो रिस्क है और जो सिम्टोमेटिक है लेकिन लो रिस्क है उन लोगों का टेस्टिंग मत करो, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो, जैसा चल रहा है वैसे आराम से चलने दो। कोई डरने की बात नहीं, कोई तीसरी लहर नहीं आई। आप सर भरोसा बहुत बढ़ाए थे, लेकिन ये गब्बर मरेगा नहीं क्या कभी? ये हमेशा साथ में रहेगा, गब्बर मरेगा नहीं क्या? नहीं, मेरा एक आपसे नन्हा सवाल है कि अगर गब्बर होली के दिन पे आता है, okay? थोड़ा नाच करता है, गुलाल लगाता है, कहता है पाए लागू ठाकुर और चला जाता है। अगर गब्बर आपको मारता नहीं है तो आपको क्या फर्क पड़ता है? गब्बर आए, सांबा आए, कालिया आए, आपको फर्क नहीं पड़ता। ये जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स है वो मामूली तो नहीं कहूंगा क्योंकि लोग मर सकते हैं, लेकिन डेल्टा के माफी काफी मामूली है। वो यहाँ रुकते हैं, वो लंग्स में नहीं जाते। भारत का टीकाकरण विश्व में सबसे बेहतरीन है। वो टीकाकरण से वजह से अस्पताल जाने का चांस बहुत कम है। अगर उसको बढ़ावा देना है और तो ओमिक्रॉन एडजस्टेड बूस्टर लाओ। जो लोग पॉजिटिव आते हैं अगर उनको हाई रिस्क है उनको निर्माट्रेलविर या लेकिन डॉक्टर गोडसे, ये जो इतनी सारी रिपोर्ट्स छप रही हैं कि चीन में इतने लाखों केस और इतने लोग मर सकते हैं, ये रिपोर्ट्स क्यों लिखी जा रही हैं? फिर डराने के लिए लिख रहे हैं क्या? देखो, अगर चीन में 3 साल लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन उठाने के बाद अगर केसेस बढ़े हैं तो अचरज किस बात का? और अगर केसेस नहीं बढ़े हैं तो फिर लॉकडाउन किसके लिए था? लॉकडाउन उठाने के बाद केस बढ़ने वाले थे। और चीन को नैसर्गिक इन्फेक्शन का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। भारत में तीसरी लहर नहीं आएगी, इसका जवाब 2 शब्दों में दिया जा सकता है। उसकी वजह है दूसरी लहर। दूसरी लहर में काफी ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ओमिक्रॉन मामूली भी है तब भी अगर 10,000 में से एक भी बंदा अस्पताल पहुंच सकता है तो चाइना का करोड़ों पॉपुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। और 2 प्रॉब्लम है जो किसी को पता नहीं है। मेरे काफी सारे चाइनीज दोस्त हैं, उनके जो बुजुर्ग माँ बाप है, उन्हें जो सर्टिफिकेट लिए थे वैक्सीनेशन के वो झूठे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कोई यार नहीं कोई वैक्सीन नहीं लिया है काफी लोगों ने। बुजुर्ग लोगों के वहां पे सिर्फ झूठे सर्टिफिकेट है। और दूसरी बात यह है कि ये जो साइनोवैक है, कोरोना वैक, वो कोवैक्सिन के सिमिलर है, लेकिन दुर्भाग्यता से उसका सीरियस डिसीज से आपको जो बचाने का परसेंटेज है वो कोवैक्सिन के माने में बहुत कम है। लेकिन हम इसके बारे में ज्यादा बात करके मायूस नहीं करेंगे। अपने जो भाई लोग हैं आखाती देशों में जिन्होंने चाइना के वैक्सीन लिए हैं, चाइना के वैक्सीन भी आपको सीरियस डिसीज से बचाते हैं, थोड़ा कम बचाते हैं। इसलिए अभी
ओमिक्रॉन कम है। बूस्टर, बाईवैलेंट बूस्टर लेके आओ, वो दे दो। भारत का कोवैक्सीन और कोविशील्ड भी एडजस्ट हो सकता है ओमिक्रॉन के लिए। सिर्फ बचो नहीं, बेचो भी, पूरे दुनिया को बेचो। कोवैक्सीन बहुत अच्छी बच्चों नहीं वैक्सीन है। बेचो भी है, बिल्कुल सही बात है, कोवैक्सीन बेचना चाहिए। डॉक्टर चंद्रा, आपको भी लगता है कि बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है? देखिए, मैं थोड़ा सा, अगर हम 3 साल के इतिहास में जाएं और ये देखें कि भारतवर्ष में डेल्टा वेरिएंट आया था नवंबर 21 में, और उसने जो कहर मचाया, जहां ऑक्सीजन की कमी और बहुत मौतें, ये सब हम देख चुके हैं। लेकिन जो अब ये BF.7 वेरिएंट आया है, जो कि एक ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, और ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट एक वायरस की एक प्रोसेस है अपने आप को प्रोपेगेट करने की। जब हम उसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं वैक्सीन देके और मेथड्स करके उसको मारने की, वायरस का अपना सरवाइव करने का एक तरीका है। तो ये ओमिक्रॉन के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे एक ट्री होता है उस तरह से उसकी ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ये वेरिएंट है। अब चाइना का स्थिति बड़ी अलग है, जो मेरे दूसरे लोगों ने कहा, एक्सपर्ट्स ने। चाइना में आप देखिए, पिछले सालों में मौत की दर सबसे कम थी, और उसका कारण ये था कि चाइना की जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी या डायनेमिक ज़ीरो पॉलिसी थी, उसके चलते शायद उनकी जनता एक्सपोज नहीं हो पाई नेचुरल इन्फेक्शन के लिए, और उनमें नेचुरल इम्यूनिटी की कमी है, और वैक्सीनेशन पे भी एक शक है, चिन्ह है कि क्या सबको वैक्सीन लगे। देयर वाज अ रिजर्वेशन इन पॉपुलेशन अगेंस्ट वैक्सीन। खिलाफ इसके हम लोग भारतवर्ष में हम बहुत बलिष्ठ हैं इस मामले में, क्योंकि हमने वैक्सीन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। यद्यपि सेकेंड डोज और बूस्टर डोज में अभी भी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन जो प्रथम डोज जो लगी, उसके चलते हम लोग काफ़ी सबल हैं, और हमारे जो प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल इन्फेक्शंस हुए, उससे हमारी जनता में एक इम्यूनिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम BF.7 को सीरियसली ना लें। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ विचार रखता हूँ मेरे प्रीवियस स्पीकर्स के खिलाफ। सही है सर। कि आप देखिए, 4 केसेस उड़ीसा में और गुजरात में रिपोर्ट हुए हैं। हो सकता है कि इसकी आघात हमारे ऊपर कम हो, मोर्टेलिटी कम हो, इसके चलते हमारे यहाँ। और ओमिक्रॉन के कई सारे वेरिएंट्स भी आए, जैसे इस साल के शुरू में जनवरी फरवरी में, और वो बड़े माइल्ड समझे गए। तो हमको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जैसा अब क्रिसमस का वक्त है, न्यू ईयर का वक्त है, और क्राउडिंग की बहुत आशंका है, यहाँ हमको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना चाहिए, इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये कोई मजाक की बात नहीं है। इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी सीरियस ट्रेजेडी फॉर द होल वर्ल्ड। और अभी भी केसेस ऑलमोस्ट 35 लाख केसेस हैं ग्लोबल लेवल पे, और इसमें चाइना ही नहीं, इसमें अमेरिका है, इंग्लैंड है, बेल्जियम है, बहुत सारे कोरिया है, बहुत से कंट्रीज़ हैं, जापान है, ये सब जूझ रहे हैं। तो इंडिया में सर्विलेंस की आवश्यकता है, टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, जीनोमिक सीक्वेंसिंग करनी चाहिए एसर्टेन करने के लिए कि कौन सा वेरिएंट यहाँ इन्फेक्ट कर रहा है, और आवश्यकता है ब्रेसअप करने की। और स्पेशली जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या बुजुर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें इसका लक्षण बहुत बढ़ भी सकते हैं और मौतें भी हो सकती हैं। और जैसा कहा कि लक्षण किस तरह के हैं, वो कॉमन कोल्ड के लक्षण होते हैं, जो इस मौसम में काफ़ी कॉमन भी होता है जाड़े के वक्त। तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि ये कोविड है या क्या है। लेकिन अगर टेस्टिंग होती है तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग अवश्य करानी चाहिए, देखने के लिए कि कोविड का कौन सा वेरिएंट हमको अफेक्ट कर रहा है। तो ये मेरी सलाह है कि इसमें सतर्क रहने की। और मैं तो, हम खुद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, हमको ख़ास तौर से सतर्क रहना चाहिए, बिकॉज हमको लोगों को हेल्प करने की आवश्यकता पड़ सकती है आगे। करेक्ट। सूर्यकांत जी, एक कमेंट आपका इसमें, फिर मैं डॉक्टर स्वाति और सभी जी के पास जाता हूँ। क्या ये जो BF.7 है, जो बात अभी डॉक्टर गोडसे कह रहे थे कि चाइना में चूंकि उन्होंने इसका एक्सपोजर कभी लिया ही नहीं, मज़ा नहीं लिया उन्होंने इसका, मतलब मज़ा इन द सेंस मजाक में नहीं, कि उनको पता ही नहीं कि ये कितना हो सकता है, जीरो पॉलिसी लगाया नहीं, नंबर्स भी उनके पता नहीं कितने सही हैं, तो इसलिए उनकी इम्यूनिटी इसको टैकल करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। भारत के कंपैरिजन में जो बात आती है कि हाँ, चूँकि हम लोगों ने 2-3 राउंड देखे और बहुत पैनिक थे, बहुत पेनफुल थे, फिर हमने वैक्सीनेशन भी करा लिया, डबल भी करा लिया, 220 करोड़ लोगों ने लगवा लिया, इसलिए हमको उतना ज़्यादा डरना नहीं चाहिए BF.7 से। हालांकि BF.7 के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी पता नहीं है कि नहीं है। डॉक्टर सूर्यकांत।
है जैसे मैंने शुरू में कहा, लेकिन मैं डॉक्टर गोडसे ने बहुत सारी चीजें हमारे सामने एक तरह से मैं कहूंगा कि राज खोले हैं। उनको चाइना के भी राज पता है, अच्छी बात है, लेकिन ये तो हम लोग समझते थे कि जीरो कोविड पॉलिसी जो चाइना अपना रहा है ये अच्छी पॉलिसी नहीं है। भारत ने 2.5 साल के कोविड कंट्रोल से ये सिद्ध कर दिया है कि हमने जो भी कोविड पॉलिसी अपनाई वो काफी कुछ हद तक ठीक थी, चाहे वो देश के स्तर पर हो या मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं तो उत्तर प्रदेश के स्तर हो। उत्तर प्रदेश में तो 25 करोड़ की जनसंख्या है और हमने अपने देश के अंदर भी और दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छा नियंत्रण किया है। और अभी तो अमेरिकन जो राजदूत आई थी उन्होंने कहा कि काश हमारे अमेरिका में भी कोई उत्तर प्रदेश जैसी सरकार होती या उत्तर प्रदेश जैसे लोग होते तो अच्छा हमारे यहाँ कंट्रोल होता। तो सबने अप्रिशिएट किया है। अभी गोडसे जी ने भी कहा कि नहीं, भारत में बहुत अच्छी स्थिति है। तो अमेरिका और भारत और चाइना की तुलना में हम पाते हैं कि वहाँ हार्ड इम्यूनिटी नहीं थी क्योंकि उन्होंने एक्सपोज ही नहीं किया। उनकी जो वैक्सीनेशन है वो वैक्सीनेशन प्रोसेस भी डाउटफुल है और शायद वैक्सीन की एफिकेसी भी उतनी नहीं है जितनी हमारी इंडिजीनियस वैक्सीन की है। तो ये 3 कारण प्रमुख हैं। एक तो उनकी जीरो कोविड पॉलिसी अपनाना जो पॉलिसी ठीक नहीं थी, और दूसरा उनके यहाँ हर्ड इम्यूनिटी नहीं पैदा हो पाई, और वैक्सीनेशन का जो अभी गोडसे साहब बता रहे थे कि फर्जी सर्टिफिकेट वहां प्रोड्यूस हो गए। खैर हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आप फर्जी सर्टिफिकेट ले लें। तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ऑनेस्टली हुआ, लार्जेस्ट हुआ, फास्टेस्ट हुआ और सबसे बड़ा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया का चला। हमने सबसे ज्यादा कोविड की वैक्सीन भी खुद बनाई, तो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत अच्छी हुई। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा जो हम कहते हैं कि बचने की जरूरत है वो इसलिए है क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हाई रिस्क ग्रुप बुजुर्ग और बीमार होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है कि सब बीमार जो हैं अस्पताल में हैं और सब बुजुर्ग जो हैं वो ओल्ड एज होम्स में हैं। हमारे यहाँ सब कोई घर में ही रह रहा है। एक ही घर में बच्चे भी रह रहे हैं, बुजुर्ग भी रह रहे हैं, बीमार भी रह रहे हैं, गर्भवती महिलाएं भी रह रही हैं। अब अगर घर में एक कोविड आ जाएगा तो स्वस्थ को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हाँ बीमार को तो ले नपेगा। तो इसलिए हमें तो बचना पड़ेगा। हमें अपनी पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी जो हमने 2.5 साल में की है और उसी पॉलिसी पे हमें कदम रखना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि हर स्तर पर हमें ट्रांसमिशन रेट को रोकना होगा। और जैसा कि मैं कहता हूं कि हमें बस अड्डे पर रोकने की तैयारी नहीं, हमें पहले हवाई अड्डे पर रोकने की तैयारी करनी पड़ेगी जिससे कि हमारे बस अड्डे भी सुरक्षित रहें। और हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूं डॉक्टर चोपड़ा की बात से कि अभी 25 दिसंबर आ रहा है, 1 जनवरी आ रहा है, क्राउड वॉर होगी। तो मासेस एंड मूवमेंट, ये दोनों पे हमें कंट्रोल लगाना होगा। मासेस यानी क्राउड ना हो, मूवमेंट यानी कि बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो। तो दोनों पे हमें चेक करना पड़ेगा। और हाँ, जो कोविड की पहली वैक्सीन लगी है हमारी, उसको लगभग 1.5 साल होने आया है सब लोगों को। तो धीरे धीरे हम सब जानते हैं कि 9 से 12 महीने के बाद जो कोविड वैक्सीन की एफिकेसी है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इसलिए जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगाई है वो सेकेंड डोज लगवा ले, प्रीकॉशनरी डोज नहीं लगाई है तो हमें अपने कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को थिंक करके और अब फिर हमें उसी तरह एक्सीलेट करना पड़ेगा जितना अभी 6-7 महीने जी। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगा क्या हम उस दौर में जाना है कि हमें हर 6-6 महीने में ये लगवानी पड़ेगी। वो एक सवाल है जिसमें हम आप लोगों की राय जरूर लेंगे। डॉक्टर स्वाति सर, दोबारा तो इसको थोड़ा वैक्सीन वाला एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग। डॉक्टर स्वाति, जो अभी चर्चा से निकल गया उसमें दो हिस्से हैं। डॉक्टर गोडसे जो कह रहे हैं, रवि जी या सुभाष जी जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कि जो लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जो बुजुर्ग हैं, और भारत में मुझे ध्यान है मैंने कोविड 1 और 2 के समय जब शोज करता तो मैंने पढ़ा था कि लंग्स की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं भारत में, स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो हमारे यहाँ वल्नरेबल लोग तो हैं बहुत। तो अगर हमको एयरपोर्ट पर रोकना, बस अड्डे तक नहीं जाने देना, तो रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे हैं सूर्यकांत जी, और अभी सरकार के लेवल पर सिर्फ प्रोटोकॉल की बात हो रही है, मास्क लगाओ, डिस्टेंस बनाए रहो, थोड़ा कम निकलो, जश्न मत मनाओ। आपकी क्या व्यू है? देखिए नीरज जी, अगर हम गंभीरता की बात करें तो चीन के लिए तो ये बहुत गंभीर है, लेकिन भारत के लिए इतना गंभीर नहीं दिख रहा है क्योंकि संक्रमण तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि केसेस नहीं आएंगे, ऑलरेडी भारत में देखिए डिटेक्ट हो रहे हैं केसेस, लेकिन उनमें हॉस्पिटलाइजेशन रेट कितना होता है, लोगों को तीव्र बीमारी कितनी ज़्यादा होती है। आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आज की तारीख में जानना कि कोविड को हमें डील कैसे करना होगा। क्या जैसे ओमिक्रॉन में हमने देखा कि लोगों में संक्रमण तो फैला, खूब पूरे परिवार जो है संक्रमित हुए, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, ज़्यादातर लोग घर में रह कर के ठीक हुए। और वहीं हमें जो ये BF7 है, इसके साथ भी यही उम्मीद दिख रही है कि जिस तरह से हमारा अंदर हर्ड इम्यूनिटी है भारत में, जिस तरह से टीकाकरण का अभियान चला है, उसको देखते हुए भारत में उतनी तेज़ी से मारक शक्ति के साथ ये नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है।
लेकिन जब भी इस तरह का कोई कोविड आता है जो कि नया वेरिएंट है जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, साथ में अभी देखिए चीन कितनी और इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है ये भी हमें ठीक से नहीं मालूम है कि कितने और वेरिएंट्स हैं जो वहाँ पर घूम रहे होंगे या कोई और वेरिएंट तो नहीं है, इसके बारे में भी अभी जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। ये नहीं कि हम आराम से बैठ जाएं कि भारत में तो बहुत अच्छी इम्यूनिटी है और यहाँ पर अगर BF7 आता भी है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें जो स्टेप्स हैं वो तो उठाने ही होंगे, हमें सतर्कता तो रखनी ही होगी। देखिए बहुत सारे लोग पहले बोलते थे मैसेंजर RNA वैक्सीन ले आओ, तुम्हारी अपनी वैक्सीन से क्या होगा, भारत की वैक्सीन तो बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, भारत में ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं है, क्या कर पाएंगे आप। देखिए हर कंट्री के डायनेमिक्स अलग होते हैं, हर कंट्री को डील अपने तरीके से करना पड़ता है कि हमारी पॉपुलेशन रूरल कितनी है, अर्बन कितनी है, कितने को नॉलेज है, कितने को नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ों का आकलन सरकार को करना होता है और उसके बिना पर हमें डिसीजन लेना होता है। देखिए डेफिनेटली हमें इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर अपने सब पर हमें जितनी भी टेस्टिंग हम कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, जिनोमिक सीक्वेंसिंग भी हम जितनी कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा वेरिएंट जो है वो फैल रहा है, क्या उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब चीज़ें हम पता लगा सकते हैं समय से। इसलिए डेफिनेटली करना चाहिए और वहीं लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। देखिए अभी आने वाले जो 1-2 हफ्ते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हमने पहले भी देखा है कि बनते हैं। जब भी लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जश्न होते हैं, पार्टियां होती हैं, तो इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन फैलता है। और जैसे अभी मेरे और पैनलिस्ट भी बोल रहे थे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की है और हम बहुत समय से ये बात बोल रहे हैं कि जब एक व्यक्ति संक्रमित होता है, हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक हो, उसे कोई लक्षण नहीं हो, लेकिन वो इन्फेक्शन एक ऐसे व्यक्ति को पास कर सकता है जिसका इम्यूनिटी लेवल अच्छा नहीं है, जिसको वो इन्फेक्शन ज़्यादा तीव्र हो सकता है, जिसके लिए वो काफ़ी सिवियर हो सकता है। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत होगी ही। अभी भी देखिए हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसने बूस्टर नहीं लगवाया, या अगर बूस्टर लगा भी है तो देखिए अप्रैल में बूस्टर जो है अलाउ हुआ था और उससे अब 9 महीने का समय हो चुका है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा वनरेबल ग्रुप है भारत का, उनको बूस्टर लगे हुए भी बहुत समय हो चुका है। तो शायद एक सेकेंड डोज ऑफ बूस्टर के बारे में भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारा हाई रिस्क ग्रुप है कम से कम उसे अब हम सेकेंड बूस्टर डोज भी ऑफर करें ताकि उनके अंदर अच्छी इम्यूनिटी लेवल बने। देखिए चीन शुरू से बहुत चीज़ों को छुपाता रहा है और अभी भी बहुत संभावनाएं हैं कि वहाँ पर सही तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं आ रही है और आने वाले वक्त में जब 1-2 महीने बाद वो इन्फॉर्मेशन बाहर आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये बहुत अच्छी बात है और मेरा भी यही मानना है कि शायद भारत में इतनी तबाही भी नहीं आएगी और उतना ज़्यादा फैलेगा भी नहीं। ये ओमिक्रॉन के जैसे ही हमारे लिए रहेगा, जिससे लोग ऑटोमेटिकली वैक्सीनेट भी होंगे, एक इम्यूनिटी भी डेवलप होगी और साथ ही में एक जागरूकता भी लोगों के अंदर वैक्सीनेशन को लेकर के भी आएगी। वैक्सीनेशन को लेकर के डॉक्टर साहब कई सारे भ्रम भी हैं लोगों के दिमाग में, मिथ्स हैं, उसको भी मिथ बस्ट कराऊंगा आप लोगों से। डॉक्टर गौर साहब इशारा करते मैं आपके पास आ रहा हूँ, 10 सेकंड रुकिएगा जरा समीर जी के पास। समीर जी, आप तो हेल्थ के तमाम गवर्नमेंट के प्रोग्राम से भी जुड़े रहे हैं, कोविड के वैक्सीन लगवाने में या टेस्टिंग वगैरह में। आपके हिसाब से ये जो 2 बातें यहाँ निकल के आ रही है इसी चर्चा में, सरकार की चर्चा छोड़िए, यहाँ एक चर्चा ये चल रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दूसरा ये कि रोकना भी है। अब पिछला अनुभव ये कहता है कि जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बहुत लोग चर्चा करते हैं हो नहीं पाता सर। देखिए प्रैक्टिकल बात ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत मास्क वास्क लोग लगा लेते हैं, वो नाक के नीचे रहता है, तो वो बहुत इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस की थोड़ी ज़रूरत है, क्या हल्के फुल्के कहीं कहीं लगाए जाएँ कि भाई फ़्लाइट बंद की जाए कुछ जगहों की, या थोड़े कम लोग एक जगह पे एकत्रित हों, पार्टियों पे बैन लगा दिया जाए, ऐसा कुछ आप सोचते हैं क्या? देखिए इसमें जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत ही नजदीक है 2000, अगर मैं खाली एक टेस्टिंग को ही लेके बात करूं स्पेसिफिकली जो भी हमारे प्रोटोकॉल है उसमें, तो 2020 के अंदर हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो डिफरेंट थी टेस्टिंग को लेके, 21 के अंदर डिफरेंट हमारी स्ट्रैटेजी रही और अभी 22 के जब शुरुआती दौर में जब हमने देखा जिस टाइम ओमिक्रॉन हमारा डिटेक्ट हुआ था, ओमिक्रॉन के केसेस, तो उस टाइम हमेशा पॉलिसी डायनामिक रही है, सिचुएशनल, कि उस समय किस तरह की परिस्थिति के अकॉर्डिंगली देख के किस तरह के उसमें अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है। जब शुरुआती साल के अंदर ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन ज्यादा था तब हमें पता लगा कि ये काफी ट्रांसमिसिबल है, काफी संक्रामक है, तो उस टाइम हमने टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी के अंदर अमेंडमेंट किया कि सभी का टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें हमारी जो सिम्टोमेटिक केसेस थे, हाई रिस्क वाले जो लोग थे, हाई रिस्क वाले जो कॉन्टेक्ट में थे किसी पॉजिटिव के, उनके हम टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम वो राइट स्ट्रैटेजी थी क्योंकि उस टाइम हम देख भी रहे थे कि संक्रमण पॉजिटिविटी रेट उस समय हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी क्योंकि ओमिक्रॉन हाईली इन्फेक्शियस था
उस टाइम हम लोगों को देखना था कि हमारा हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं बढ़ रहा, तो ठीक है उसी स्ट्रेटेजी पे हम चले और ओमिक्रॉन से फिर उस तरह से हम लोगों को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। और जैसा हम बात भी कर रहे हैं कि पता लग गया था हमें BA.4 एंड BA.5 जो हाईली इन्फेक्शियस थे, बट उससे हॉस्पिटलाइजेशन रेट नहीं बढ़ा। और BF.7 हमने जिस तरह से जुलाई के अंदर भी केसेस देखा, बट उस टाइम भी जब जुलाई में BF.7 डिटेक्ट हुआ इंडिया के अंदर, उस दौरान भी हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन या हमारी मृत्यु दर नहीं बढ़ी थी। तो वो एक बात ठीक थी, ठीक स्ट्रेटेजी चल रही थी। पर जिस तरह से अभी गवर्नमेंट ने बात की है, बिल्कुल अभी हमारा मेन कंसर्न है किसी तरह का नया म्यूटेंट देखने की, कि हम बात कर रहे हैं कि BF.7 सबसे ज्यादा सर्कुलेटिंग वेरिएंट है, पर हम भी अभी काफी समय से जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कर रहे, तो हमें अभी नया कोई भी किस तरह का वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। फिलहाल जीनोम सीक्वेंसिंग करने से ये जरूर बेनिफिट हो जाएगा कि हम किसी भी तरह के नए वेरिएंट के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजीज को फिर से रीडिफाइन कर सकें। अभी चैलेंज बेसिकली क्या है कि हम टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, स्पेशली हमारे चाहिए सिम्टोमेटिक पेशेंट्स भी हो, क्योंकि जैसा अभी विंटर्स के अंदर स्पेसिफिकली आपके फ्लू लाइक सिम्टम्स काफी होते हैं, तो लोगों को आमतौर पे लगता है कि ये नॉर्मल फ्लू है, तो टेस्ट नहीं कराते। तो जब तक हमारे पास टेस्ट नहीं होंगे तो पॉजिटिव सैंपल्स, क्योंकि हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, वो कहाँ से करेंगे। जब दूसरा अभी जैसे ज्यादातर होम टेस्टिंग ही रहती है, लोग घर पे कर लेते हैं, तो वो वैसे भी रिपोर्टेड नहीं होते। तो एक्चुअल में हम राइट केसेस को ट्रेस करके और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग इस तरह से नहीं कर पाएंगे। और जो रैंडम सैंपलिंग हम जिस तरह से करते थे मेट्रो स्टेशन पे और सब जगह पे, वो फिलहाल अभी हमने शुरू नहीं की है। इसके अलावा जैसे एयरपोर्ट पे कल से इंटरनेशनल पेशेंट्स की रैंडम टेस्टिंग शुरू हुई है, बट रैंडम के अलावा भी उन सभी पेशेंट्स की टेस्टिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कई बार हम एक बार में करते हैं, RT-PCR में भी नहीं आता है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डॉक्टर समीर जी, आप ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए? हाँ, राइट स्ट्रेटेजी उसमें जरूरी है, ताकि टाइमली हम ट्रैक कर सके, जैसा गवर्नमेंट भी चाह रही है कि इस टाइम हम इसमें एक खतरा समीर सर, जैसे ही टेस्टिंग बढ़ेगी ना, 2-4-10 केस निकल आएंगे, वो पुराने वाले के ही निकल आए मान लीजिए, तो एकदम सारे देखिए 50 लोगों को टेस्ट कराया 5 को निकल आया, ये भी तो एक डर खतरा रहेगा। नहीं, अगर उसमें देखिए पहले भी हमने जब देखा था जनवरी के अंदर, हमें पता लगा था कि हमने जब जीनोम सीक्वेंसिंग की कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है, सब लीनिएजेस है, फिर हमने टेस्टिंग पॉलिसी को फिर से रिडिफाइन कर दिया। बट अभी फिलहाल 1 साल पहले हमने पॉलिसी बदली थी टेस्टिंग की, तो वही सेम पॉलिसी अभी अप्लाई नहीं कर सकते ना। पॉलिसी को डायनामिकली सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज करना जरूरी है। तो अभी इस टाइम हमें ये पता लगाना जरूरी है कि कौन सा वेरिएंट ज्यादा सर्कुलेटिंग। और जैसे डॉक्टर स्वाति ने भी बताया कि घरों में हमारे बहुत सारे एल्डरली लोग हैं, कोमॉर्बिड लोग हैं, अगर टेस्ट नहीं कराएंगे तो फिर वो संक्रमण घर पे भी देंगे। तो इस वजह से टेस्टिंग कराने का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। ओके, डॉक्टर गोडसे की तरफ जाते हैं। देखिए, इस चर्चा में 2 पॉइंट निकले हैं। एक निकला है कि बिल्कुल हमें ढीला नहीं पड़ना है, लॉजिकल है, हमें सतर्क रहना है, जागरूक रहना है और इसको बचाना है। डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं कि लेट दिस BF.7 इंट्रैक्ट अवर इम्यूनिटी। जो गलती चाइना ने की थी, कुछ नहीं करने देंगे, सबको एकदम इम्यून किया, और जब खुला तो एकदम से फ्लड गेट आ गया। तो अगर ये बहुत ज़्यादा संक्रामक होने के बावजूद बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो और अगर हमने इतना ज़्यादा सख्ती बरतनी शुरू कर दी, तो फिर हम इससे कैसे निपटेंगे? डॉक्टर गोडसे, आप कुछ कहना भी चाह रहे तो इस सवाल का भी जवाब दीजिए। देखिए, BF.7 नया नहीं है, वही फिराक की बातें, वही हिकायत वस्ल, नए किताब का एक एक वर्क पुराना था। हम उससे पहले जूझ चुके हैं और जीत चुके हैं। ये पुराना किताब है। ये एक पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि किसी ने मजाक की बात की, काफी लोग मरे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं ठाकुर और गब्बर। मुद्दत तलक जहां में हंसते फरा किए, जी में आता है बैठकर रोइए खूब कही। जो लोग मर गए वो तो बेचारे मर गए, जो लोग बाकी बचे हैं उन्हें जीने दो। आपकी ये जो पॉलिसीज है, सतर्कता के पॉलिसीज, ऐसे पॉलिसीज बनाओ जिसको सिर्फ लोगों को तकलीफ ना हो, कोविड को भी तकलीफ हो। मेरा पॉइंट ये है कि ये आपने सतर्कता जताई तो भी आप इसे रोक नहीं सकते। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, सब लोग सुन हो जाएंगे सुन के, कि भारत के लोग तो हमेशा गैर जिम्मेदार है, कभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया ही नहीं है। जनवरी 2021 में
भारत में 200 केस थे। जनवरी 2022 में भारत में 20 लाख केस थे। तो जब लोग गैर जिम्मेदारी है, बिहेवियर एकदम खराब है, और लेकिन सब सेम है, लेकिन एक टाइम पे 200 केस है, एक टाइम पे 20 लाख केस है, इसका मतलब क्या है कि लोगों का बिहेवियर ये एकमात्र रीजन नहीं है ये कोविड क्यों फैलता है। अभी ये 2.5 साल हुआ ना, अभी कितना देर ये क्रिसमस में मैरिज सीजन को मार दोगे, बाद में क्या करोगे? मतलब सिर्फ मरना नहीं, ये जिंदगी नहीं है ना, जिंदगी जीनी भी चाहिए, उसके मजे भी लेने चाहिए, लोग आपस दूसरे में मिलने चाहिए। ये जो डिप्रेशन हो रहा है, अगर बच्चे स्कूल नहीं गए तो जो डिप्रेशन आएगा 30-40 साल चलेगा। ये जो मास्क अभी पहन रहे हैं उसका कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं है हेल्दी लोगों को, वो मास्क नष्ट होने में 400 साल लगते हैं, पर्यावरण डूब जाएगा, एनवायरनमेंट में तकलीफ होगी। तो अभी जिंदगी जारी रखनी है जो लोग बचे हैं उनके लिए, और अगर जिंदगी जारी रखनी है तो ऐसे जब आप बोलते हो टेस्टिंग करोगे, अगर टेस्टिंग बढ़ा के आप कैसा कंट्रोल करोगे? टेस्टिंग बढ़ा के 2 चीजें हो सकती है, एक वो आदमी खुद को आइसोलेट करे, लेकिन वो उसका टेस्ट रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, और अगर सिक है तो घर पे रहो ना। टेस्टिंग बढ़ा के क्या फायदा है? आप टाइटैनिक पे बैठे हो, आइसबर्ग को ठोक दिया, अभी पानी में कूद रहे हो और आइसबर्ग के टेस्टिंग कर रहे हो कि कितने आइसबर्ग है। अरे छोड़ दो आइसबर्ग, लाइफ बोट पकड़ो और न्यूयॉर्क पहुंच जाओ। ये टेस्टिंग करिए, सब विश्व में चल रहा है ना। अभी हमने कह रहे बड़ी सक्सेस से किया है 2.5 साल, अगर 2.5 साल सक्सेस से किया है तो अब हम यहाँ क्यों है? और डॉक्टर स्वाति से मैं कहूंगा, भारत का वैक्सीनेशन पर मुझे गर्व है, सबसे ज्यादा गर्व है। कोवैक्सीन विश्व की सबसे बेहतरीन वैक्सीन हो सकती है क्योंकि वो होल वायरस वैक्सीन, लेकिन वो ओमिक्रॉन के खिलाफ एडजस्ट करनी चाहिए। mRNA प्लेटफॉर्म का ये फायदा है कि वो 5-10 मिनट में चेंज कर सकते हैं, वो अडाप्टिव है। तो हम क्या अंग्रेजों के जमाने के जेलर है? वायरस बदला, हम नहीं बदलेंगे, वैक्सीन भी बदलो ना। तो अगर वैक्सीन बदलने हैं तो अभी क्या करो, बदले हुए ओमिक्रॉन वाले वैक्सीन लेके आओ जी, वो बूस्टर के माफिक दे दो। स्वाति जी लेकिन आपको भारत कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर स्वाति बताइए, आप कुछ कह रही हैं। देखिए नीरज जी, मेरे ख्याल से ये बहुत डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग है कि हम ये सोचे कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मास्क क्यों लगाना, घूमो फिरो, ज़िंदगी मस्ती से जियो, जो लोग मर रहे हैं उनको मरने दो। ये गलत थिंकिंग है। और देखिए पहले भी मियामी में और जगह जगह पर बहुत सारे यूरोपियन देशों में भी ये सब चीज़ें हुई कि लोगों ने ज़बरदस्ती पार्टियाँ करी, ज़बरदस्ती मास्क फ्री घूमे, और उसके बाद हमने उसके नतीजे भी देखे। देखिए कुछ लोग मस्ती करें या जीवन जिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे लोगों की भी मृत्यु होती है जो पूरे परिवार का भार उठा रहे होते हैं, जिनसे पूरा परिवार चल रहा होता है। और ये एक चेन है, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो मस्ती कर रहे हैं उन्हीं में कोरोना होगा या जो लोग बाकी हैं उनमें कोरोना नहीं होगा। तो कोरोना तो फैलता है, ये तो हमने देख ही लिया है। सारे देश, पूरा विश्व इस वक्त इससे जूझ रहा है। ये ठीक है कि हम ये मान के चले कि आने वाला BF7 वेरिएंट जो है वो बहुत घातक नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन संक्रमण तो होगा। और उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं देखिए, स्टडीज़ यहाँ तक बोलती है कि अगर माइल्ड इन्फेक्शन है तो भी आपको लॉन्ग कोविड हो सकता है, उसके बाद भी आपको ब्रेन फॉगिंग और तरह तरह की तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो हम आंख बंद करके बैठना और ये सोचना कि होने दो कोविड, फैलने दो कोविड, इससे इम्यूनिटी डेवलप होगी, ये थॉट प्रोसेस अच्छा नहीं है, और इससे हमने बहुत सारे परेशानियां उठते हुए देखा है। मेरा कहना यही है कि मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये वायरस उतना घातक नहीं होगा, इससे हॉस्पिटलाइजेशन रेट ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन संक्रमण बढ़ सकता है क्योंकि इन्फेक्टिव है वायरस, तो लोगों में ज़्यादा तादाद में ये इन्फेक्शन मिल सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। और सरकार जो विद्वानों के बीच में जब मतभिन्नता होती है ना, वो हमें करने ही होंगे, तो उससे बहुत फ्रूटफुल चीजें निकलती है। विद्वानों के बीच में मतभिन्नता हो गई। डॉक्टर गुस्से आप बहुत छोटा 10 सेकंड दीजिए, फिर मैं 2 और लोग उनके पास जाता हूँ। हाँ, ये गलत बात है। मैं ऐसा कैसे कहूंगी कि लोगों को मरने दो? अगर लोगों को बचाना है तो दवाई दे दो ना। निर्मा ट्रेलवीर है, एनसी ट्रेलवीर है, एब्यूशेल्ड है, किसी ने भारत में नाम भी, मतलब बाकी लोगों ने नाम भी सुने, वो दवाई लेके आओ। ऐसा नहीं। और मैं क्या कह रहा हूँ स्वाति जी, पहुंच भी सकती हैं और उनको हम ये दवाइयां दे भी सकते हैं। अरे क्यों नहीं पहुंच सकती? विश्व की 5वीं महासत्ता है हम, GDP में इंग्लैंड के आगे निकल सके,
कितने देर कहेंगे कि रूरल में लगेगा, क्यों नहीं पहुंच लगेगा। सकते? आज की तारीख में नहीं कितने पहुंच reach कर- सकता है। और नहीं आज नहीं की और तारीख में दूसरी नहीं बात पहुंच सकता है, इसमें दूसरी वक्त बात क्या लगेगा। है? धीरे नहीं, भारत अपने डॉक्टर- संसाधन बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर रहा है, भारत अपनी जितनी भी दवाइयां हैं, टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, सब चीजों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। पहले आप देखिए हमारे यहाँ कौन- कितनी लैब्स थी डॉक्टर जो कि स्वाति- टेस्टिंग कर सकती थी या जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर सकती थी, लेकिन अब बढ़ गया है। अगर आप देखें तो पहले क्या वैक्सीनेशन हम सोचते थे कि पहाड़ों पर पहुंच जाएंगे, समुद्र लांग लांग करके हम लोगों तक वैक्सीनेशन देने पहुंच जाएंगे। भारत ने ये प्रयास भी किया है, तो भारत तो लगातार प्रयास कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मना कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आज की वास्तविक स्थिति है उसको आप उससे आंखें बंद नहीं कर सकते हैं जी। कि आज ही पैक्सलोविड हमारे स्वाति जी, गोडसे जी, क्या आप इस पे क्या कहेंगे? आरएनए वैक्सीन सब तक जी, गोडसे पहुंचा सर। देंगे, ऐसा नहीं संभव है। जी गोडसे जी बताइए सर। देखो पैक्सलोविड आके 13 महीने हुए हैं। हाँ वो भारत में जेनेरा फार्मा में अप्रैल 22 को उसको परमिशन दी थी। सितंबर 12 को न्यूज थी कि 5,200 रुपए में बिकेगा। क्या 5,200 रुपए नहीं है लोगों को ये पहले पैक्सलोविड तो का आप डोज ये बता दीजिए कि पैक्सलोविड की मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है? क्या हमारे 130 करोड़ जनता के लिए पैक्सलोविड की मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है? इतनी पैक्सलोविड है कि हम अपने पूरे भारत के 130 करोड़ लोगों के लिए ले लें? ये भी संभव नहीं है। वैक्सीन तक की तो शॉर्टेज हो जाती है। अगर तीन लोग मर रहे हैं तो उनको दे दो ना, 3 लोगों को। ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं पहुंचे, तो वो 3 लोग समुद्र के किस पार है, पहाड़ के लोग किस कैसे कोने पता पर लगेंगे? है, कहाँ है, क्या नहीं, आप नहीं, वहां तक इन मैं- दवाइयों को पहुंचा सकते हैं? आप पैक्सलोविड वहां तक पहुंचा देंगे? ये संभव नहीं है। इसीलिए सरकार ठीक, जो होती डॉक्टर है स्वाति, सभी चीजों डॉक्टर को, स्वाति, सारी चुनौतियों को दिमाग में रखते हुए डिसीजंस लेती है। जी, कुछ डॉक्टर एक डॉक्टर लोग स्वाति एक नहीं बार है, सुने तो उनको। में लोग बीमार पड़ेंगे तो ये डॉक्टर treatment स्वाति एक available बार गोडसे जी को कंप्लीट कर दीजिए। क्या आप कुछ और जोड़ना डॉक्टर चाह रहे स्वाति, हो? जी हाँ। जी निर्मा ट्रेलवेयर 13 महीने से है अभी। इतना हाँ। महंगा नहीं है। अगर 10 भी डोसेस है, 10 लोग बच जाते हैं तो क्या उनको फैमिली को फायदा नहीं होगा? हमेशा हम 135 करोड़ के लोग के बढ़ते, एक एक आदमी को बचाओ, कॉस्ट भी 135 बताइए, करोड़ अपने कॉस्ट बन भी जाएंगे। बताइए डॉक्टर गोडसे। 5,200 रुपया 5,200 रुपया में जेनेरा देखिए, फार्मा में केवल बेचने वाली है। ऐसा- डॉक्टर स्वाति, देखिए, डॉक्टर स्वाति हमारे एक सेकंड बहुत प्लीज, सारे डॉक्टर स्वाति treatments- डॉक्टर स्वाति एक सेकंड प्लीज। एनसिट्रेलवेयर करके दवा है, जापान में आई है, बहुत सस्ती है, 5 ही गोलियां लेनी है। नवंबर 22 को जापान ने उसे परमिशन दी है। आज हम उसे कंसिडर करें, उसे परमिशन दे दे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं आप लापरवाह हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो आपके तरीके हैं, हाथ धोए, मास्क डाले और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, ये 3 तरीके अच्छे हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे आप रोक नहीं सकते। आप टोपी पहन के न्यूक्लियर वॉर नहीं जा सकते, वो टोपी आपको बचाए नहीं न्यूक्लियर वॉर में। तो ये 3 गुना जी चीजें हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर सूर्यकांत और सुभाष जी आपने सुना कि ये एक ओपिनियन ऑफ डिफरेंस है, और ये मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि डॉक्टर्स लोगों के बीच से सॉल्यूशन निकलना है। तो अगर इससे हम निकाल सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। डॉक्टर गोडसे कह रहे हैं एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाना कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर स्वाति कह रहे हैं भारत जैसे देश में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड है। आपकी क्या राय है सर? इसका सॉल्यूशन मतलब अब आप एक कॉमन ग्राउंड बनाइए दोनों लोगों के बीच में। देखिए, मैं तो वैज्ञानिक तथ्यों की बात करूंगा, थोड़ा डिस्कशन से हटना ठीक नहीं है। और उसका असली एब्स्ट्रैक्ट ये है कि हमको बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम बहुत फ्रीडम से भी नहीं रह सकते हैं। हमने जो देखा है पिछले 3 साल में जो कहर मचा है, एक अच्छी बात यह है, देखिए साइंटिफिक प्रूफ ये कहता है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत तेज़ी से फैलता है, इन्फेक्शियस उतना शायद फेटल नहीं है। यही एक प्लस पॉइंट है इस वायरस के अंदर। इसलिए ये कहना कि बहुत डरने की ज़रूरत है, ये शायद ठीक नहीं कहूँगा मैं। लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम अपनाते हैं उनको छोड़ना ठीक नहीं है। दोनों की बात के बीच का रास्ता ये होगा कि हम बहुत डरे नहीं, लेकिन हम अपनी सावधानी ना छोड़ें। और मैं ख़ास तौर से वरीड हूँ इस क्रिसमस के और न्यू ईयर के टाइम पे, जब लोग बहुत स्वच्छंदता से घूमेंगे और मिलेंगे जुलेंगे बिना अप्रोप्रिएट बिहेवियर लिए हुए, बिना मास्क लिए हुए। उसका अपना महत्व है। और हम जानते हैं, साइंस कहती है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं। ये कहना कि मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा, ये गलत होगा मेरी राय से। तो और एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं खुद मरीजों में बहुत घुल मिल के काम करता हूँ। मुझे खुद अपने आप को बचाने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो मैं लोगों की हेल्प नहीं कर सकता हूँ।
ये जो वेरिएशंस होते हैं ये कोविड का एक सर्वाइवल का तरीका है, स्पाइक प्रोटीन्स को चेंज करता है जिससे कि वो अपने आप को प्रोपेगेट कर सके, और हम इंसानों की एफर्ट ये है कि हम उसके खिलाफ लड़ सकें। तो ये ह्यूमन और वायरस के बीच का वॉर है, और ये देखिए गायब नहीं होने वाला, ये हमेशा रहने वाला है आपके बीच। आपका ज़ुकाम भी तो साल में 3, 4, 5 बार आता है ना, वो भी तो एक वायरल इन्फेक्शन है, तो ये हमेशा रहेगा। लेकिन फर्टेलिटी क्या होगी इसकी, ये कहना मुश्किल है, और ओमिक्रॉन के चलते इसकी फर्टेलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसकी ट्रांसमिशिबिलिटी ज़्यादा है। 10 से 18 तक का आर फैक्टर है इसका, यानी कि अगर एक आदमी इन्फेक्ट होता है तो 10 से 18 तक लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है वो, और उनका क्या हश्र होगा ये डिपेंड करता है उनकी इम्यूनिटी के ऊपर, उनकी एज के ऊपर। उन वल्नरेबल पॉपुलेशन को बचाना हमको ज़रूरी है, इसलिए हम सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना चाहिए। और जो हमने पिछले साल देखा, ऑक्सीजन की कमी और बेड्स की क्राइसिस, ये सब भी रिपीट नहीं होना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यवश बात है, यद्यपि भारतवर्ष ने वैक्सीन के चलते इसके ऊपर विजय पा ली, लेकिन हम कहीं ना कहीं चूके ज़रूर जब हमारे बहुत करीबी लोग गए और बहुत यंग लोग गए उस डेल्टा वेव में। इससे भी हमको एक पार्ट सीखना चाहिए, और हमको सतर्कता जरूरी है। आप सही कह रहे हैं कि सतर्कता जरूरी है। आप एक लड़ाई को लगभग जीत चुके हैं, तो उसको अब आप लूज नहीं करना चाहेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। एक्चुअली चूंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है और साइंटिफिक टेम्परामेंट पे इसको समझने की कोशिश करना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि जाड़े में आप चाहे इतनी अदरक की चाय पीते रहे, एक आध बार जुकाम हो ही जाता है ना। और बहुत लोग गर्म पानी के साथ ब्रांडी पीते रहते हैं, फिर भी जुकाम होता ही है उनको। तो ये भी एक तथ्य है जो बीच बीच में होते रहते हैं। मैं इस पर किसी निष्कर्ष पे इन लोगों को ही पहुँचना है। मैं ब्रेक के बाद आऊँगा। 2 मिथ हैं जो बहुत फैले हुए हैं, उनको बस्ट कराना चाहता हूँ, और गोडसे साहब जो दोबारा कहना चाहते हैं उस पर आऊँगा। लेकिन छोटा सा ब्रेक है, कुछ सेकंड का, तुरंत वापस आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और BF7 एक वेरिएंट है कोरोना का जो चीन में बहुत फैल रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को भी चिंता, और उसी पर बातचीत करें। मैंने कहा था ब्रेक से पहले कि मुझे 2 भ्रम ऐसे फैले हुए हैं समाज में, उस पर राय चाहिए। सूर्यकांत जी बहुत संक्षेप में दीजिएगा। एक भ्रम ये फैला हुआ है कि बहुत सारे लोग जो बूस्टर डोज है इसलिए नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं कहीं से ये जानकारी मिल गई है कि अगर आप बूस्टर डोज लगवा लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी और ज़्यादा सप्रेस हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है। उसकी वजह से जो हाल फिलहाल में हम लोगों ने बहुत सारी खबरें पढ़ी कि चलते चलते भाई साहब को हार्ट अटैक आ गया, या जिम में हो गया, कुछ हो गया, इस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खबरें चला के लोगों ने एक भ्रम फैला दिया है। अब ये भ्रम है, सच है, आप इसको बस्ट करिए। क्या ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत है और मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रेस्पिरेटरी मेडिसिन का इंचार्ज हूं, विभागाध्यक्ष हूं। इसके साथ साथ कोविड की सेकेंड वेव में जब त्राई मची हुई थी और हमारे अस्पताल में 1100 बेडेड का कोविड अस्पताल था, उसका मैं इंचार्ज था। और 16 जनवरी 2021 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीनेशन लॉन्च किया तो अपने संस्थान में मैंने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई थी। जी हाँ, सबसे पहला दिन पहला टीका डॉक्टर सूर्यकांत को लगा था, और हम आपके सामने बैठे हुए हैं। तो मुझसे ज़्यादा तो अनुभव है नहीं, तो ऐसे लोगों से अनुभव की बातें सीखिए जिनके पास अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से या सुनी सुनाई बातों से इस पे आप लोग बिल्कुल विश्वास मत करिए, और ये बिल्कुल मिथ है जैसा आपने कहा, और बिल्कुल गलत धारणा है। अरे इसी टीकाकरण ने हमें दुनिया के अलग देशों, दुनिया के देश जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इतना बड़ा सशक्त देश, वो आज तक जूझ रहा है, तो हम अमेरिका की पॉलिसी अपने यहाँ क्यों अपनाएंगे? हम चाइना की पॉलिसी क्यों अपनाएंगे? या उनके यहाँ जो मिथ व्याप्त है कि हम साहब वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे, हम तो डेमोक्रेटी है, हम वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। अमेरिका में बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रदर्शन किया और नहीं लगवाया, तो हमें उनसे नहीं लेना देना कुछ। हमने जो 2.5 साल में कंट्रोल किया है वो दुनिया में सबसे अच्छा किया है। हमारे जो रिजल्ट आए हैं वो सबसे बेहतर आए हैं। हमारा अपना खुद का अनुभव है, इसलिए हम अपने अनुभव के आधार पर हमारी जो पॉलिसी रही है उसी को हम अपनाएंगे। और एक बात मैं और जोड़ दूं कि 5,000 रुपए का इंजेक्शन का इंतजार करने से बेहतर है कि 5 रुपए का मास्क लगा लें। बिल्कुल। अब सुभाष जी एक मिथ आप बस्ट करिए। आजकल पिछले महीने 2 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि जुकाम बहुत हो रहा है, और सर्दी वाला होता ही हमेशा, ये बहुत लंबे समय तक चल रहा है। पहले था कहते थे कि दवा खाओ या ना खाओ 7 दिन में सही होगा, वो खाओगे तब भी और नहीं खाओगे तब भी। अब की बार क्या हो 15-15 दिन चल रहा है,
ये क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? कोई लेना देना है क्या किसी से चीज़ से इसका? मैं इसका कोई साइंटिफिक आंसर तो नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहां हम रहते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली उनमें से प्रमुख है, पोल्यूशन और ये जो स्मॉग है हमारे देश में, हमारे शहर में, आई थिंक ये काफ़ी हद तक उत्तरदायी है कि हमेशा हम खांसी और गला साफ़ करने का प्रयास करते हैं, और ये ज़ुकाम जैसा आपने कहा कि जहाँ एक हफ्ते में ख़त्म होना चाहिए वहाँ एक एक 2-3 हफ्ते चलता है, ये इसका एक कारण हो सकता है। और इम्यूनिटी बहुत अच्छी इम्पॉर्टेंट कारण है इसका। और देखिए, इम्यूनिटी के चलते लोगों को ये एहसास है कि नेचुरल इम्यूनिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो कि नेचुरल सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस खाने से होती है। अभी कुछ वीडियो देखा मैंने जहाँ चाइना में एक त्राही मची है चेरी के लिए या नेचुरल बेरी के लिए, जो कहते हैं कि जो कलर्ड फ्रूट्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स के चलते उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और वो अधिक मात्रा में खाने चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है अपनी जगह। तो नेचुरल इम्यूनिटी को बरकरार रखना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए आप एक स्वस्थ जीवन शैली जिएं, नियम से व्यायाम करें, वज़न का ख्याल रखें। और मैं तो कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन का एक्सपर्ट हूं, तो मैं तो लोगों को हमेशा स्ट्रेस करता हूं कि आप अपने वज़न का ख्याल रखें, आप चिकनाई युक्त खाने से बचें। और ये जो एक भ्रम है कि वैक्सीन के चलते यंग लोगों में हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं, मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। और ये शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन होगी कि किसी ने कुछ छाप दिया कि कुछ वैक्सीन की रिपोर्ट्स हैं कि जिनको वैक्सीनेट हुए वो यंग लोगों में हार्ट अटैक्स हुए। नहीं, उनकी अपनी शायद इनहेरेंट प्रॉब्लम्स रही हैं, इनेट इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रही है, या जेनेटिकली उनका मेकअप ऐसा है कि उनकी फैमिली में प्रीमेच्योर डेथ थी, या उन्होंने अपने आप को कभी टेस्ट नहीं कराया जिम जाने से या बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से पहले, और इसलिए अचानक मौतें हुई हैं हार्ट अटैक से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखेंगे तो कोई कारण है कि आप इस सब त्रासदी से बच सकते हैं, और बचेंगे आप ज़रूर। इसलिए उस पर स्ट्रेस करना बहुत आवश्यक है। और बार बार चर्चा हो रही है एक्सपर्ट्स की कि हम लोगों की भारत में हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, क्लिनिकल सब क्लिनिकल इन्फेक्शन दोनों के चलते हमको हमारी इम्यूनिटी बढ़ी है। और एक बात बताएं आपको, जहां वायरस की नए वेरिएंट की बात हो रही है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई है, और दुर्भाग्यवश जो एंटीबॉडीज़ का न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट होता है इस वायरस के वेरिएंट के खिलाफ, वो भी कम होता है, और इसलिए शायद ये बहुत ज़्यादा फैलता है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखते हुए एक ये बड़ी अच्छी सोच होगी कि जब नए वैक्सीन की बात करें तो उन वेरिएंट्स के ऊपर काम करना ज़रूरी है। और वैक्सीन तो हमको समय समय पर लेने चाहिए, क्योंकि इसकी जो क्षमता है वो 4 से 6-8 महीने तक चलती है। मैं तो खुद आई थिंक 3 वैक्सीन तो मैं ले चुका हूँ। बूस्टर के बाद एक नया बूस्टर मैंने मार्च के महीने में लिया, बिकॉज मुझे खुद ओमिक्रॉन हुआ था जनवरी के महीने में। सर, बूस्टर के बाद भी आपने एक और लिया है? 3 महीने टल गया था। मतलब बूस्टर के बाद आपने? मैंने अप्रैल के महीने में जो थर्ड, हाँ, तो वो चौथी हो गई? थर्ड डोज लिया मैंने ओमिक्रॉन के बाद, तीसरी हो गई वो मेरी, तीसरी हो गई दूसरे बूस्टर के बाद तीसरी डोज हो गई वो। जी। और मैं अब तैयार हूँ, अगर कोई फॉर्मुलेरी आती है या प्रोटोकॉल आता है, मैं हमेशा अपने आप को वैक्सीन लगवाऊंगा। तो मतलब अच्छा, ये जो भी गोडसे जी से पूछता हूँ, ये देखिए 2 भारत के सबसे बड़े डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर सूर्यकांत और डॉक्टर सुभाष। अब इन्होंने आपके उस भ्रम को दूर कर दिया है जो आप हॉस्टल यूनिवर्सिटी पढ़ के दिमाग ख़राब करते हैं कि बूस्टर नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। सब बकवास। मैंने भी लगवा रखी है, वैसे बूस्टर भी लगवा रखी है सर मैंने, एकदम 2 वो लगाई थी अपनी भारत वाली, और उसके बाद एक बूस्टर भी। तो मैं कंप्लीटेड हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर गोडसे, आपके और स्वाति जी के बीच में काफ़ी चर्चा चली। मैं चाहता हूँ कि अब मुझे आप थोड़ा सा कॉमन ग्राउंड पे मुझे एक समझौता करिए कि क्या ये मान लेना चाहिए कि एक्सेसिव की बजाय थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी हैं, ये एकदम वैसे ही रहे और वैक्सीन लगवा लें खाली, बस काम हो जाएगा? नहीं, देखो, मैं भारत के बड़े गर्व से सोचता हूँ, मेरा सीना फूल जाता है जब कितना वैक्सीनेशन ड्राइव किया है, अच्छे अपने डॉक्टर है, इतना मेरा पढ़ाई भी पूरा भारत में ही हुआ था, मेरा एजुकेशन पूरा इंडियन टैक्स पेयर ने किया है, मुफ्त में पढ़ाया है मुझे, तो वो सब ऋण है मुझ पर। तो मैं कुछ अगर बोल रहा हूँ तो अमेरिका में बैठ के नसीहत नहीं दे रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी माँ अच्छा करे, मेरे पास माँ भी रहे और वो अच्छा भी करे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्विकली वैक्सीन के बारे में कहूंगा कि तुमने 2 मारे तो मैंने 5 मारे, मैंने 5 डोज लिए हैं बूस्टर मिला के, तो उसको 3 बूस्टर लगा के। मैं अभी बता देता हूँ कि हार्ट अटैक बढ़े हैं, वो क्यों बढ़े हैं, 1 सेकंड में बता देता हूँ। देखो, भारत की जो वैक्सीन है बहुत अच्छी, कोवैक्सीन, वो है जय,
और कोविशील्ड है वीरू। और जय और वीरू पहुंच गए रामगढ़, और लोग कह रहे हैं कि रामगढ़ में जय और वीरू आने के बाद लोग मर रहे हैं, जय और वीरू की वजह से मर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, रामगढ़ में जय और वीरू लाए क्यों गए थे? गब्बर के लिए ना। सो कोविड गब्बर है, कोविड हार्ट इन्फ्लेमेशन कर रहा है, और कोविड के जो इन्फेक्शन फैल रहे हैं, जैसा स्वाति जी बता रहे थे कि सब क्लिनिकल भी हो सकता है, उसके वजह से हार्ट डिसीज बढ़ा है भारत में। स्ट्रेस ज्यादा है, लोग घर पे बैठे हैं, जिम बंद थे, इसके वजह से हुआ है, ये वैक्सीन की वजह से नहीं होता। और क्या होता है, संख्या शास्त्र में जो चीज होने वाली होती है, अगर मेरठ में 2 लोग साइकिल से गिरते हैं हमेशा, और पूरे मेरठ का वैक्सीनेशन हमने एक दिन में कर दिया, तो दूसरे दिन व्हाट्सएप में न्यूज क्या आएगी कि साला कल वैक्सीन लिया, आज बाइसिकल से गिर गए। ये संख्या शास्त्र के मुताबिक होता है। 2019 में जो सबसे बड़ी डरावनी चीज आई थी वर्ल्ड में, नंबर 2 की थी कोविड वायरस, और नंबर 1 की थी व्हाट्सएप फॉरवर्ड। अभी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया है, वो कहते हैं जो XBB वेरिएंट है, नाक में नहीं जाता, घसे में नहीं जाता, सीधा लंग में जाता है। तो मेरा एक नन्हा सवाल है उन लोगों से कि फिर जाता कैसे है लंग्स में, अगर नाक या घसे में नहीं जाता? तो ऐसा सब बकवास है। आप डॉक्टर के फॉरवर्ड मत करें, मैं लोगों को कहिए व्हाट्सएप फॉरवर्ड मत करें। वैक्सीनेशन भारत का बहुत अच्छा हुआ है जी। अच्छा, इसमें डॉक्टर गुरसे, इसका तो भारत सरकार की तरफ से बाकायदा खंडन किया गया, जो एक फेक न्यूज चल रही थी XBB वाली, कि ये सब फॉरवर्ड पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो आपने अच्छा किया, आपने इसका जिक्र कर दिया, वरना ये छूट जाता। ये भी एक बकवास सी फॉरवर्ड थी जिसका कोई मतलब नहीं है। कौन सा? ये जो अभी आप कह रहे थे कि सीधे नाक से नहीं लंग्स पे जाता है सीधे, XBB जो आप नहीं, ये वो सब बकवास है। हाँ। वो कहते हैं कि डेल्टा से 5 गुना भारी है। देखो, अगर ऐसा कोई वायरस हो भी डेल्टा से 5 गुना भारी, तो वो महामारी में तब्दील नहीं होता, बिकॉज वो बेचारा मरीज खुद मर जाता है लोगों को देने के पहले। इसलिए महामारी में बदलने के लिए ऐसे थोड़े ही वायरस होते हैं, 100 साल में एक बार आते हैं जी। मैं बूस्टर के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि बूस्टर लेने चाहिए सब लोगों ने, लेकिन जो मेरे भाई लोग हैं जिन्होंने 2 डोज लिए हैं और वो थोड़े तीसरा नहीं लिया है, मायूस है, डर रहे हैं, नहीं लेना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ले लो। दो नहीं, वो ले लो तो मैं कह दूंगा, लेकिन अगर जो लोग नहीं ले रहे उनको ये कहूंगा कि जो 2 डोज आपने लिए हैं और आपको ओमिक्रॉन हुआ था, ये 2 मिला के आपका सीरियस डिसीज से प्रोटेक्शन जारी रहेगा, काफी साल तक जारी रहेगा। लेकिन हो गया ऐसा नहीं है, आपको फुल प्रूफ करना है तो बूस्टर ले लो। ये RNA वायरस है, बदलता रहता है। बिल्कुल डॉक्टर गुरसे, समय एकदम हमारा समाप्त हो रहा है। एक मिनट आपके पास है डॉक्टर स्वाति जी, आप जो कर रहे हैं बोलिए 60 सेकंड में। देखिए नीरज जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम ये कहते हैं कि जय और वीरू बनकर के घूमो और गब्बर से डरो मत, मास्क भी मत लगाओ, कुछ भी मत करो, तब हम खुद कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को वो कंटेंट देते हैं जो नहीं देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हम भी कोई डरा नहीं रहे, आप भी कोई डरा नहीं रहे। हम भी ये नहीं कह रहे कि भारत में बहुत तीव्र फैलेगा, यहाँ लहर आ जाएगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा हम भी नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये नहीं कहना चाहिए कि जो कर रहे हो करते रहो, पार्टियां करते रहो, क्यों जिंदगी जियो अपनी, क्यों सोचना है इसके बारे में कि कोविड आ रहा है या कुछ हो रहा है या चीन में तबाही हो रही है तो हमें क्या चिंता है, हम तो यहाँ पर पार्टी करें। ये नहीं करना चाहिए। उसी से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को एक मौका मिल जाता है बोलने का और करने का। देखिए, जब हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में बात कर रहे थे तब भी बहुत सारे लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे थे, मैसेंजर RNA वैक्सीन की तारीफ कर रहे थे, तो उससे भी लोगों को लगता है कि हमारे पास शायद जो है वो अच्छा नहीं है या हमें नहीं लगवाना चाहिए, या आने वाले 1 साल में मैसेंजर RNA वैक्सीन आ जाएगी तब वही लगवाएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटेड होकर के जो हमारे भारत की स्थिति है उसको समझते हुए चलना, और वही सरकार भी कर रही है। वही आप देखिए कि हमारे जो पैनल पे बैठे डॉक्टर्स होते हैं वो भी लगातार कोई भी डरा नहीं रहा है, कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा है लोगों के अंदर। हम सिर्फ एक सतर्क होने की बात बोल रहे हैं कि अगर ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो इसलिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और इसमें जो चारों हमारे डॉक्टर्स हैं वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इम्यूनिटी है, आपको बूस्टर की सेफ्टी है, सावधान रहिए लेकिन पैनिक मत करिए। यही बात सारे लोग कह रहे हैं। संख्या शास्त्र की आपने बात की सर, एक और मैं बताता हूँ। दुनिया में एक डेटा है ये, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं जिन लोगों के पास वाइट कार्स हैं। अब डेटा क्योंकि व्यक्ति सबसे ज़्यादा वाइट कार, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का नंबर भी वैसे आएगा, तो इसलिए कई बार संख्या शास्त्र या डेटा को आप
अगर पर्सपेक्टिव में रख के नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत समझ जाएंगे। तो इसलिए इस डिबेट में बहुत सारी चीज़ें जो आपको कॉन्टेक्स्ट में समझनी चाहिए कि क्यों कहा गया, डॉक्टर गोडसे क्या कह रहे हैं, स्वाति जी क्या कह रही हैं, और जो मिथ्स आपके सामने थे वो सारे हमने बस कराए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को शिक्षित करने के लिए कि डरे नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।